मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में एक थोड़ा सा गौड़ राजवंश से संबंधित कुछ वार्तालाप यहाँ पर करना चाहता हूँ। एक एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल के सरवाड़ का किला नामक वीडियो पर एक कमेंट के द्वारा एक मित्र ने टिप्पणी की कि मुजफ्फरनगर सहारनपुर क्षेत्र में तकरीबन गौर लोगों के 565 करीब गांव हैं और उनके विषय में भी कुछ ऐतिहासिक जानकारी दें। तो उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा विचार करते हुए हमने कहा कि एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें उस संबंध में कुछ जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक बात आती है गौर शब्द की, तो ये क्षेत्र सूचक जो शब्द को ही जात के रूप में संबोधित करने लगे ऐसा प्रतीत होता है। उनकी इस टिप्पणी पर ज़्यादा कुछ ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ कयास लगाया जा सकता है, कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। विचार हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐतिहासिक आधार पर ज़्यादा कुछ नहीं है, या जो कुछ भी हमें जानकारी है उस संबंध में हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर बताना अपना हम उद्देश्य समझते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हमें एक टिप्पणी मिलती है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जिसका राज्य गांधार प्रदेश और अफगानिस्तान के पंजशीर क्षेत्र, जहां गौर की पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र पर उनका शासन था, जिसे गढ़ गजनी क्षेत्र भी कहा जाता था। उन्हें शासन गौड़ राजवंश से ही हस्तांतरित हुआ था। कहने का अभिप्राय यह है कि गौरी साम्राज्य के पहले वहां गौड़ राजवंश का साम्राज्य था। ये कुछ पौराणिक और वंशावली अभिलेखों से भी इस तथ्य के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे गौड़ राजवंश की जो ऐतिहासिक पौराणिक आधार पर जो जानकारी है, उसके आधार पर गौड़ राजवंश की राजधानी गांधार प्रदेश के तक्षशिला में स्थापित हुई थी सबसे पहले, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भ्राता भरत जी के पुत्रों के द्वारा तक्ष देव व पुष्कर देव जी के द्वारा स्थापित किया गया था, तथा उस प्रदेश को गौड़ प्रदेश ही कहा गया था, जिसका क्षेत्रफल अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसी तरह से गौड़ क्षत्रिय राजवंश के जो अभिलेखानुसार गौड़ राजवंश की राजधानियों को जब हम उनके विषय में जिक्र करते हैं तो उनका जो विवरण सामने आता है तो वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे गौड़ राजवंश की प्रथम जो राजधानी थी वो तो तक्षशिला, जो पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर के नाम से जो जाना जाता है, ये वो तक्षशिला जो कभी हमारे भारत देश का दरवाज़ा कहा जाता था, जहाँ भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय था, जहाँ पूरे विश्व के छात्र लोग और वहाँ पर शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। उसी तक्षशिला की यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की एक पवित्र पावन भूमि ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो तपोभूमि कहलाती है, वहाँ पर नारखास का क्षेत्र, ये गौड़ राजवंश की दूसरी राजधानी रही। तीसरी राजधानी की बात आती है तो ये राजधानी गढ़ गजनी को माना गया, जो वही गांधार प्रदेश, गौर की पहाड़ियों का क्षेत्र और अफगानिस्तान में है। वो क्षेत्र भी, गढ़ गजनी का जो क्षेत्र है, वो गौड़ राजवंश की ही राजधानी मानी गई। ये गौड़ वंशावली अभिलेखों से भी पता चलता है और पौराणिक आधार पे भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो चौथे नंबर की राजधानी की जो बात आती है वो सिंधु प्रदेश के थानेश्वर, जो हरियाणा
में स्थित है। वर्तमान भटिंडा जिला जो है वहाँ पर लगभग वही जो क्षेत्र है, पानीपत और तराई का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में ये स्थित है और एक प्रमुख राजधानी ये रही और ऐतिहासिक स्थान भी ये रहा है। जैसे गौड़ वंश के संबंध में कहा गया कि सिंधु प्रदेश की राजधानी थानेश्वर जो थी वो महाभारत के जो महारथी जयद्रथ जो थे उनका राज उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में पुष्पभूति वंश के जो प्रसिद्ध राजा हुए, जो कन्नौज के सम्राट हुए हर्षवर्धन, उनका भी निकास वहीं से हुआ था। सिंहादित्य जी जो गौड़ राजवंश के एक क्षत्रिय राजा थे, जो बंगाल में जाकर के जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई, वो भी उसी थानेश्वर से ही वो निकले। इसके बाद में ये बात आती है बंगाल का कर्ण सुवर्ण क्षेत्र, वहाँ पर भी गौड़ राजवंश की राजधानी को स्थापित किया गया। उसके बाद राजस्थान में तो जानकारी है ही, जो मारौट का जो क्षेत्र है, सरवाण, अजमेर, अलवर, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है गौड़ साम्राज्य कभी यहाँ पर स्थापित रहा था, उनकी जागीरें यहाँ पर रही थी। उसके बाद में बड़ौदा और श्योपुर का जो क्षेत्र है ये भी आखिरी राजधानी के रूप में रहा, जो आज़ादी के पहले तक इनका अस्तित्व बना रहा था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गौड़ राजवंश की 3 प्रमुख राजधानियां जो प्राचीन समय में थी, पहली तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के नाम से जानी जाती है, जहां पर आज भी उनके खंडहर मौजूद हैं। दूसरी गढ़गजनी जो अफगानिस्तान में है, जिसे गौर क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरी थानेश्वर जो तराइन के मैदान के रूप में हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है। आपस में इनका गहरा संबंध होना चाहिए क्योंकि इनका संबंध गौड़ राजवंश से ही है। इस वीडियो में ये बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग अपना गौड़ नाम से जो उच्चारण करते हैं, अपना जाति सूचक जो शब्द समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या हो सकता है, तो उसी बात को हम स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि ये गौड़ शब्द जाति सूचक जो कहलाता है, ये जाति सूचक तो आज है, लेकिन ये क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र सूचक ये शब्द ज़्यादा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। क्योंकि इसके विषय में हमें जहाँ तक जानकारी है कि जहाँ तक इस जात से संबंधित जिनका भी अपना सरनेम गौड़ है या इससे संबंधित जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से अपने गौड़ प्रदेश जो प्राचीन समय के जो प्रदेश थे, जो इस क्षेत्रों के जो नाम थे, उनसे ही उनका उपनाम जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की जानकारी थोड़ा सा हम उषा चोपड़ा जी की एक मध्यकालीन भारत इतिहास नाम की एक किताब है, उसमें भी हम थोड़ा सा देखते हैं, उद्धरण उसमें मिलता है। मोहम्मद गौरी के विषय में लिखा है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को उनके बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद ने 1173 ईस्वी में गजनी का शासक नियुक्त किया। उसने अपने गौड़ साम्राज्य, उसे यहाँ पर देखो, उसने अपने गौड़ साम्राज्य का जिक्र यहाँ पर आया है। गौड़ साम्राज्य के शत्रुओं जो लाहौर आदि में थे, उनसे निपटने तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक बार बार यहाँ पर आक्रमण किए। फिर इसी पुस्तक पर पृष्ठ संख्या 68 पर मोहम्मद गौरी के युद्धों के परिणाम के संबंध में फिर लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1202 ईस्वी जब संपूर्ण गौर वंश के साम्राज्य पर अधिकार कर ख्वारिज्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, तो उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जो ये गौर शब्द जो आया है, ये जाति सूचक शब्द तो है, लेकिन ये क्षेत्र सूचक शब्द ज्यादा है। क्योंकि इतिहास में भी इसका जिक्र है कि जहाँ से मोहम्मद गौरी आए या जहाँ से वो रोहेले पठान लोग आए, अफगानिस्तान से जो लोग आए और यहाँ पर आकर के अपने भारत में बसे आकर के, और जो अपने आप को गौर कहते हैं या इस प्रकार के संबोधन
करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उनका जो क्षेत्र है, क्षेत्र का जो नाम है वो उनके उपनाम के रूप में जुड़ा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनका उस क्षेत्र विशेष से कहीं न कहीं जुड़ाव अवश्य ही है। रही बसावट की बात कि सबसे ज़्यादा संख्या इन लोगों की वहाँ पर है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। तो ये जो क्षेत्र, तो देखो भाई, इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर युद्ध, तराइन का जो प्रसिद्ध युद्ध था सम्राट पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, वो भी तराइन की उसी भूमि में लड़ा गया। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, और इसके बाद में जो पानीपत के जो युद्ध हुए थे, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ 1526 में, फिर पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ, और तीसरा जो युद्ध है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में भी हुआ। इसमें रोहेलखंड के जो नवाबुद्दौला और क्या नाम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला ना, ये भी इनके साथ में शामिल थे, और इनका भी कहीं न कहीं से उसी प्रदेश अफगानिस्तान से ही संबंध था। ये सारे लोग उसी गौर क्षेत्र से, वही गौर पहाड़ियों के क्षेत्र से, या उसी जहाँ पर इस क्षेत्र का इस नाम से ये जो क्षेत्र था, जहाँ पर ये जाना जाता था गौर प्रदेश के नाम से, वहीं से ये लोग निकल कर के आए, और ये आकर के भारत में यहाँ पर जहाँ भी अपना इन्होंने निवास बनाया हुआ है, और वहाँ पर इनके नाम के आगे उपनाम के रूप में उनके क्षेत्र का नाम जुड़ा हुआ है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि ये जो लोग आए हैं वो हिंदू हों या अन्य किसी कास्ट के हों या जो भी हों, लेकिन उस क्षेत्र से उनका संबंध या नाता अवश्य है। यही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और मित्रों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।